दिसंबर 2012 में दिल्ली में घटे निर्भया कांड से चंद महीने पहले यानी फरवरी 2012 में अपहरण और के बाद हत्या की एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया था। दरिंदों ने पेचकस से फोड़कर आंखों में डाल दिया था। प्राइवेट में शराब की बोतल। कुल मिलाकर दरिंदगी इतनी कि सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। मगर अफसोस, तब इस निर्भया के लिए चंद लोगों को छोड़कर किसी ने भी आवाज उठानी जरूरी नहीं समझी थी। हालांकि इसके बावजूद सभी आरोपी गिरफ्तार हुए, उन्हें सेशन कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट से सजा भी हुई, मगर फिर सुप्रीम कोर्ट से इन अपराधियों के लिए जो फैसला आया वो कल्पना से परे था। तो आखिर ये पूरा केस क्या था? आरोपी कौन थे? आरोपी को क्या सजा हुई थी? इस केस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया था? सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का आधार क्या था और फिलहाल आरोपी किस हालात में और कहां हैं? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। यहां हम किरण नेगी अपहरण और हत्याकांड की बात कर रहे हैं। बात 9 फरवरी 2012 की है। दिल्ली के कुतुब विहार के फेज 2 में कुंवर सिंह नेगी नाम के व्यक्ति अपने पूरे परिवार वालों के साथ रहते थे। वैसे तो कुंवर सिंह मूल रूप से उत्तराखंड के थे, मगर काम के सिलसिले में दिल्ली में रहा करते थे। कुंवर सिंह नेगी बेहद गरीब थे तथा बतौर सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इन्हें बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करते हुए एक लंबा अरसा बीत चुका था, मगर अब 2012 के आसपास ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़ने का मन बनाने लगे थे, क्योंकि परिवार की बड़ी बेटी जॉब करने लगी थी। इस बेटी का नाम था किरण नेगी। घटना के समय किरण की उम्र 19 साल थी। किरण नेगी पढ़ाई लिखाई में बचपन से ही काफी तेज थी और पढ़ाई खत्म करने के बाद इसने एक कंपनी में जॉब भी ज्वाइन कर ली थी। किरण का ऑफिस उसके घर से महज कुछ ही दूरी पर था और वो लगभग 20 मिनट पैदल चलकर ऑफिस से घर और घर से ऑफिस पहुंच जाया करती थी। रोज की तरह 9 फरवरी 2012 को भी किरण नेगी ऑफिस जाती हैं, मगर आज उसे ऑफिस से घर आते हुए थोड़ी देर हो जाती है। रात के लगभग 9 बज चुके थे, मगर किरण अब तक घर नहीं लौटी थी। किरण को भी पता था कि अगर उसे घर लौटने में थोड़ी देर और हुई तो परिवार वाले ज्यादा परेशान हो जाएंगे, इसलिए वो अपनी 2 और सहेलियों के साथ तेजी से कदम बढ़ाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है। अभी किरण अपने घर से कुछ ही कदम की दूरी पर थी, तभी अचानक से एक लाल रंग की टाटा इंडिका कार उसके पास आकर रुकती है। अभी ये तीनों लड़कियां कुछ समझ पाती उससे पहले ही कार से 2 लड़के उतरते हैं और अचानक से किरण को एक झटके में खींचकर कार के अंदर डाल लेते हैं। एक राहगीर की नजर इन लड़कों पर पड़ती है और वो इन लड़कों को रोकने की भी कोशिश करता है, मगर वो राहगीर नाकाम हो जाता है और वो लड़के किरण नेगी को अपनी कार में लेकर फरार हो जाते हैं। अब किरण की दोनों सहेलियां भागती हुई किरण के घर जाती हैं और इस घटना की जानकारी उसके माता पिता को देती हैं। बेटी की किडनैपिंग की खबर पाते ही किरण नेगी के पिता भागते हुए पास के छावला थाने जाते हैं। कहने को तो दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहती है, मगर उस रात जब किरण नेगी के पिता बेटी के गायब होने की खबर लेकर छावला थाने जाते हैं तो पुलिस ये कहते हुए उन्हें वापस करने की कोशिश करती है कि फिलहाल थाने में मामले की जांच पर जाने के लिए कोई गाड़ी ही नहीं है। हालांकि इसके बावजूद किरण के पिता थाने में रुककर पुलिस वालों से गुहार लगाते हैं और मामला दर्ज करने की अपील करते हैं। तब जाकर पुलिस वाले शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू करते हैं। अगर पुलिस ने खबर मिलते ही तत्काल ही एक्शन लिया होता तो शायद किडनैपिंग में इस्तेमाल की गई कार को चंद घंटों में पकड़ा जा सकता था, मगर पुलिस के लेट लतीफी की वजह से काफी समय बीत जाता है। मगर पुलिस वालों को ना तो उस लड़की के बारे में और ना ही किडनैपिंग में इस्तेमाल की गई कार के बारे में कोई जानकारी हाथ लगती है। हालांकि इस घटना के कई घंटों बाद जब पुलिस पर दबाव बढ़ने लगता है तो पुलिस अपनी जांच तेज करती है। शुरुआती जांच में पुलिस वालों के सामने आता है कि कुछ लोगों ने लाल रंग की टाटा इंडिका कार को हरियाणा की तरफ जाते हुए देखा है। कुछ सीसीटीवी फुटेज से भी यह बात साफ हो जाती है कि लाल रंग की कार हरियाणा की तरफ जाती हुई दिखाई दी है। इसी आधार पर पुलिस वाले अपनी जांच आगे बढ़ाते हैं। जांच के क्रम में पुलिस वालों को लाल रंग की वही इंडिका कार मिल जाती है और इस कार के साथ 26 साल का राहुल कुमार नाम का एक लड़का भी पुलिस की पकड़ में आता है। पुलिस वाले सबसे पहले राहुल कुमार को अपनी हिरासत में लेते हैं और फिर पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है।
पूछताछ में राहुल बहुत जल्द एक हिला देने वाला खुलासा करता है। वो बताता है कि इस कांड में उसके साथ उसका एक भाई रवि तथा एक दोस्त विनोद भी शामिल हैं। घटना के बारे में जानकारी देते हुए राहुल बताता है कि इन तीनों ने पहले किरण को किडनैप किया और फिर उसे लेकर हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रोधाई गांव में लेकर गए, जहां उसके साथ तीनों ने बारी बारी से किया और फिर उसे मरने के लिए पास के ही एक सरसों के खेत में छोड़ दिया। राहुल के द्वारा दिए गए बयान के आधार पर पुलिस वाले अब अपनी तहकीकात आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले राहुल की निशानदेही पर हरियाणा के रेवाड़ी जिले के उसी गांव में पहुंचते हैं जहां पर किरण नेगी को मरने के लिए इन दरिंदों ने छोड़ दिया था। थोड़ी मेहनत के बाद पुलिस को सरसों के खेत से किरण नेगी की लाश मिल जाती है। शव को इतनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया था कि किसी के लिए भी उसका चेहरा पहचानना लगभग नामुमकिन सा हो चुका था। चेहरे को बुरी तरीके से लहूलुहान किया गया था। शरीर पर कई जगह जलने के निशान थे। शरीर के कुछ अंगों को से भी जलाया गया था। शव की स्थिति बता रही थी कि इन दरिंदों ने किरण नेगी के साथ कितनी ज्यादा हैवानियत की है। पुलिस वाले शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, जबकि राहुल के दिए गए बयान के आधार पर अब पुलिस इस घटना में शामिल 2 और आरोपी रवि तथा विनोद की तलाश में लग जाते हैं। पुलिस वालों की मेहनत रंग लाती है और बहुत जल्द इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस जांच को आगे बढ़ाते हुए सबूत भी इकट्ठा करना शुरू कर देती है। किरण नेगी के शव के पास से पुलिस वालों को कुछ बाल के सैंपल मिलते हैं। इसके अलावा वहां पर पुलिस वालों को 2 प्लास्टिक के ग्लास, स्नैक्स के खाली पैकेट, मोबाइल, मिट्टी के बर्तन के कुछ टुकड़े, एक वॉलेट तथा कई अहम दूसरे सबूत भी मिलते हैं। इसके अलावा पुलिस वाले कार से तथा लड़की के शव से डीएनए सैंपल तथा कुछ फिंगरप्रिंट्स भी जमा करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है कि इन दरिंदों ने किरण को अपहरण करने के बाद बुरी तरीके से मारा पीटा था और फिर उसके साथ बड़ी ही बेरहमी से किया। फिर कार में मौजूद लोहे के रिंच और जैक से किरण के सर पर बुरी तरीके से वार किया था ताकि उसे खत्म कर दिया जाए। पुलिस जांच में यह भी खुलासा होता है कि करने के बाद ये आरोपी पीड़िता की पहचान छिपाने के लिए पहले तो उसके सर को बुरी तरीके से कुचलते हैं। पुलिस अपनी जांच पूरी करने के बाद 40 पन्नों की रिपोर्ट बनाते हुए अदालत में पेश करती है और मामले की सुनवाई स्थानीय सेशन कोर्ट में शुरू होती है। सेशन कोर्ट में पुलिस जांच रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट तथा अन्य सबूत के अलावा 49 गवाह भी पेश करती है। सभी सबूतों, डीएनए रिपोर्ट तथा गवाहों के बयान के आधार पर सेशन कोर्ट इन तीनों अपराधियों को किरण नेगी के अपहरण के बाद और फिर हत्या का दोषी करार देता है और फिर उन तीनों आरोपियों को सेशन कोर्ट द्वारा मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है। निचली अदालत में मौत की सजा पाने के बाद ये तीनों आरोपी अब दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करते हैं। यहां भी मामले की सुनवाई लंबे समय तक चलती रहती है और फाइनली 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट भी इन तीनों आरोपियों को निचली अदालत से मिली मौत की सजा बरकरार रखती है। सेशन कोर्ट तथा दिल्ली हाई कोर्ट से मौत की सजा पाने के बाद अब 2016 में तीनों आरोपी इस सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में आते ही केस की फाइल सुनवाई के इंतजार में सालों तक यूं ही दबी रहती है। जब इंसाफ का इंतजार लंबा होने लगता है तो किरण के पिता खुद ही इंसाफ के लिए दर दर भटकते रहते हैं, मगर उनकी कोई भी नहीं सुनता है। यहां तक कि वो इंसाफ मांगने दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पास भी जाते हैं, मगर इंसाफ की बजाय उन्हें 1 लाख का चेक देकर पास कर दिया जाता है। उन्हें यह भी कहा जाता है कि ऐसी घटनाएं तो होती ही रहती हैं। व्यवस्था से तंग आकर किरण के पिता इंसाफ मांगने जनता की अदालत में आते हैं। वो लोगों से साथ देने की अपील करते हैं, मगर बस गिनती के लोग ही उनके साथ आते हैं। कुछ साल बीत जाने के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में चीजें तेजी से बदलने लगती हैं। जो कुछ अब तक सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में आईने की तरह साफ नजर आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट में उसका उल्टा नजर आने लगता है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान पुलिस की कई सारी खामियां सामने आती हैं। पहले तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली पुलिस को इसलिए भी फटकार लगाई जाती है कि जब किरण के पिता शिकायत लेकर थाने गए थे तो पुलिस वालों ने मामले की तत्काल जांच करने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि तब उन्होंने थाने में कोई गाड़ी ना होने का हवाला दिया था। सुप्रीम कोर्ट में यह भी सामने आता है कि जब हरियाणा के रेवाड़ी में किरण की लाश मिली थी तब पुलिस ने वहीं पर बॉडी की गहराई से जांच नहीं की थी। इस कारण पुलिस ने कई दावे अपनी रिपोर्ट में तो किए, मगर उसके सबूत अदालत में पेश नहीं कर पाई। अमूमन संवेदनशील मामलों में
डीएनए सैंपल कलेक्ट करने के तुरंत बाद जांच के लिए भेज दिया जाता है। मगर इस मामले में सामने आता है कि छावला थाने में डीएनए सैंपल को 10 से 11 दिन तक यूं ही छोड़ दिया गया। उसके बाद जांच के लिए भेजा गया। आखिर डीएनए जांच में इतना समय क्यों लगाया गया, इस बारे में दिल्ली पुलिस कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई। डीएनए ही नहीं, वारदात में इस्तेमाल किए गए कार को भी दिल्ली पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए नहीं भेजा, बल्कि वो कार भी लंबे समय तक थाने में ही खड़ी रही थी। पुलिस ने निचली अदालत में अपने 49 गवाह पेश किए थे, मगर सुप्रीम कोर्ट में सामने आता है कि 49 में से केवल 39 गवाहों के ही बयान ट्रायल कोर्ट में दर्ज किए गए थे। इस पूरी जांच में दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट से तब सबसे बड़ा झटका मिलता है जब खुलासा होता है कि दिल्ली पुलिस ने अपराधियों की पहचान के लिए अनिवार्य तौर पर आयोजित किया जाने वाला शिनाख्त परेड भी नहीं किया था। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की जांच में दिल्ली पुलिस की कई सारी खामियां नजर आती हैं। इस कारण अदालत में पूरा केस ही कमजोर बन जाता है। जैसा कि कहा जाता है, अदालत भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि सबूत और गवाहों के आधार पर फैसला करती है, और सुप्रीम कोर्ट में भी यही होता है। पूरे मामले की सुनवाई के बाद नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट किरण नेगी अपहरण और हत्याकांड के तीनों आरोपियों राहुल, रवि और विनोद को बेगुनाह बताते हुए इस मामले से बरी कर देता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हर कोई शौक में था कि आखिर जिस लड़की के साथ इतनी दरिंदगी की गई, उसके कातिलों को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इतनी आसानी से बरी कर दिया। मगर जैसा कि हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की जांच में कई सारी खामियां नजर आती हैं। इस आधार पर सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में यह भी सामने आता है कि पुलिस ने जिस कार का इस्तेमाल किडनैपिंग में होने का दावा किया था, उस कार के नंबर प्लेट की पहचान करने के लिए दिल्ली पुलिस एक भी गवाह अदालत में पेश नहीं कर पाई। अक्सर मामलों में आई विटनेस से बार बार क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है, मगर इस मामले में पुलिस ने 10 आई विटनेस से भी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि दिल्ली पुलिस द्वारा जितने भी गवाह और सबूत पेश किए गए, वो उन तीनों पर आरोप साबित करने के लिए काफी नहीं है। पुलिस एक भी सबूत से आरोपियों का डायरेक्ट कनेक्शन साबित नहीं कर पाई। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की काफी आलोचना भी हुई और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दायर की गई, मगर वो याचिका भी खारिज हो गई और फिलहाल अब तीनों आरोपी इस मामले से बरी हो चुके हैं। इस फैसले के बाद दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए कि मान लिया कि इन तीनों ने इस अपराध को अंजाम नहीं दिया, तो आखिर किरण के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी किसने की? किरण का गुनहगार कौन है? इसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। शायद किरण को कभी इंसाफ भी नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।